हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मूड डिसऑर्डर्स, जो एक तरह के हमारे मनोविकृतियां हैं। इसको हम मनोदशा विकार कहते हैं। इसके अंतर्गत मनोदशा विकार का संबंध हमारा भावनात्मक मानसिक क्रियाओं से होता है। इस विकृति में हमारे अत्यधिक विषाद हो सकता है या अत्यधिक उत्साह हो सकता है। इसी आधार पर इसे पहले उत्साह विषाद विकृति यानी मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते थे। मनोदशा विकृति की गणना मनोविकृति साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आती है। इसमें घटित उत्साह या विषाद अत्यधिक तीव्र होने के साथ साथ अनुपयुक्त होता है, यानी हम या तो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं या हम बहुत ज़्यादा विषाद में यानी डिप्रेशन में रहते हैं। कहीं मान लीजिए हमें जैसे बाहर जाना है और हमें टेंशन है कि हम अकेले जाएंगे, पहली बार कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमें डिप्रेशन सा होने लग जाता है। हम कैसे बाहर जाएंगे, किस तरह से करेंगे, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा डिप्रेशन होना सही नहीं है, वो अनुपयुक्त रहता है। मनोदशा विकृति जो एक तरह से हमारी बहुत बड़ा एक समूह है बहुत सारी विकृतियों का, जिसके अंतर्गत हमारी कई विकृतियां पाई जाती हैं। ये एक तरह से हमारा संवेगात्मक हमारे मनोभावों से संबंधित जुड़ा हुआ होता है। इसी के अंतर्गत हमारे संवेगात्मक भाव जो है इस सीमा तक हमारे पाए जाते हैं, जो कि अत्यधिक तीव्र और अनुपयुक्त हो सकते हैं। इसके अंतर्गत हम कई प्रकार हमारे आते हैं। जैसे मनोदशा के बहुत सारे प्रकार हैं। उदास मनोदशा, खुशी है, अस्थिरता है, सुख बोध है, ग्लानि है, हर्षोन्माद होता है, खुशी है, शोक है, आत्महत्या या अपना आत्म जो प्रसत आत्म प्रत्यय है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो कम होना या ज्यादा होना। बहुत सारे दशाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इससे संबंधित हमारे कुछ लक्षण हो सकते हैं कि अगर हम उत्साह की स्थिति में हैं तो कुछ अलग लक्षण दिखाई देंगे, अगर हम विषाद की या डिप्रेशन में हैं तो अलग दिखाई देंगे। जैसे उदास हैं, अगर हम डिप्रेशन की स्थिति में हैं तो हम उदास रहेंगे, निराश, चिड़चिड़े रहेंगे, हम चिंतित भी रहेंगे, बिना किसी वजह के बेवजह हम चिंतित रहेंगे। हर छोटी छोटी बात पे हमें क्रोध आने लग जाता है। उन्मुक्त हृदय, अगर हम उत्साह की स्थिति में है तो हमारा हृदय उन्मुक्त रहता है हर चीज के लिए, हर काम करने के लिए हम उत्साहित रहते हैं। हमारा खुले दिल से हम लोगों के विचारों का स्वागत करते हैं, अच्छा फील करते हैं, सुख बोध हमें होता है। लेकिन अगर हम डिप्रेशन की स्थिति में हैं तो निरर्थक होंगे, अपने आप को दोषी स्वीकृत मान के चलेंगे, चकित रहेंगे, तुच्छ है, स्व तिरस्कारक है कि हम अपना स्वयं ही अपना तिरस्कार करने लग जाते हैं, भयभीत रहने लग जाते हैं, व्याकुल होते हैं। अगर हम उत्साह की स्थिति में रहते हैं तो विचारों की उड़ान, जैसे कि हम बहुत सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं, हम कल्पनाएं करते रहते हैं, विचार हमारे उड़ान भरते रहते हैं, हम ये करेंगे, हम अपनी जिंदगी में ऐसा करेंगे, नए नए विचार, नए नए कामों के बारे में हम सोचते रहते हैं। हमारा निद्रा ह्रास हो जाता है, यानी नींद की कमी हो जाती है, हम बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाते हैं, निद्रा की कमी हो जाती है, हमारा जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर हम उत्साह की स्थिति में रहते हैं। अगर हम उसे डिप्रेशन की स्थिति में रहते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत लो हो जाता है, हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहता है, हम अपने आप को गिल्ट फील करने लग जाते हैं, हर चीज का दोष स्वयं को देने लग जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे विचार हमारे मन में आने लग जाते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर्स यानी कि जो मनोदशा विकार हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पहले हमारे डीएसएम 2 में अलग क्लासिफिकेशन दिया गया था। उसके बाद डीएसएम 3 में, डीएसएम 2 में हमारे क्लासिफिकेशन दिया गया था वो मूड एपिसोड्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और बाइपोलर डिसऑर्डर्स के नाम से।
लेकिन उसके बाद जब DSM-4 आया तो DSM-4 में हमारे जो क्लासिफिकेशन किया गया, प्रकार बताए गए मूड डिसऑर्डर के, वो थे एक ध्रुवीय विकृति यानी यूनिपोलर डिसऑर्डर, द्विध्रुवीय विकृति बाइपोलर डिसऑर्डर, डिस्थाइमिक विकृति यानी डिस्थाइमिक डिसऑर्डर, और साइक्लोथाइमिक विकृति साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। ये 4 प्रकार हमारे इसके अंतर्गत बताए गए। अब सबसे पहले आता है यूनिपोलर डिसऑर्डर। यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय विकृति। जैसे अभी हमने शुरू में बात की थी कि मनोदशा जो है उसमें कभी हमारे अवसाद के लक्षण होते हैं, कभी विषाद के लक्षण होते हैं। तो यूनिपोलर जो है उसमें कोई एक दशा होगी, उसमें हमारी विषादी विकृति इसके अंतर्गत होती है। शुरू में इसको हम विषादी विकृति डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता था, लेकिन अब इसको यूनिपोलर डिसऑर्डर यानी एक ध्रुवीय विकृति कहा जाने लगा है। कभी कभी इसको MDE भी कहते हैं, यानी कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, यानी कि मुख्य विषादी घटना भी इसको हम कहते हैं, कि जिसमें विषाद जो है बहुत बड़ी एक घटना के रूप में कभी उसके सामने आता है। एलन रेबर ने इसकी परिभाषा देते हुए बताया था कि एक ध्रुवीय विकृति जो है ऐसी विकृति है जिसमें केवल विषाद की घटनाएं घटित होती हैं, इसमें उत्साह या उन्माद नहीं पाया जाता, सिर्फ विषाद या डिप्रेशन होता है, इसलिए इसको एक ध्रुवीय विकृति कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे अवसाद प्रसंग के लक्षण कम से कम 2 सप्ताह तक रहते हैं, यानी कि क्योंकि ये मानसिक रोग हमारी मनोदशा से संबंधित है और इसमें व्यक्ति हमेशा उदास, खिन्न, निराश, परेशान, उपेक्षित अपने आप को महसूस करता है, और यहाँ डिप्रेशन उसमें लगभग कम से कम 2 सप्ताह तक बना रहता है। तभी अगर हमें थोड़ी सी देर के लिए अगर डिप्रेशन हुआ तो हम उसको डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। डिसऑर्डर वो तभी माना जाता है जब वो कम से कम 2 सप्ताह तक उसको लगातार इस तरह के लक्षण रहते हों, उसको कार्यों में अरुचि रहती हो, वो कोई भी काम करने के लिए अपने आप को अलग थलग रखता है, किसी काम में उसकी रुचि नहीं लगती है, प्रसन्नता का उसमें अभाव पाया जाता है, उसकी भूख और भार में परिवर्तन हो जाता है, जो उसका वेट है और उसको जो भूख, वेट भी चेंज होने लग जाता है और उसकी भूख नहीं लगती है उसको। उसी के साथ साथ उसमें ऊर्जा, क्रियाशीलता, जैसे निद्रा या क्रियाशीलता में परिवर्तन आ जाता है, उसमें उसकी निद्रा खत्म हो जाती है, उसको अनिद्रा हो जाती है, उसकी एक्टिविटी में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जब वो काम में रुचि नहीं लेगा तो क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। कभी कभी ये भी हो सकता है कि उसको ज्यादा नींद आती हो, हर समय सोया ही सोया रहे, ज्यादा क्रियाशीलता बढ़ भी जाती है, ऊर्जा का उसमें अभाव होता है, एक अपराध भावना या एक गिल्ट की भावना उसके अंतर्गत हमेशा बनी रहती है, चिंतन और निर्णय करने में उसको कठिनाई होने लग जाती है, मृत्यु या आत्महत्या या हत्या के विचार भी उसमें अपने आप में आने लग जाते हैं, अपने प्रति उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव डेवलप होने लग जाता है, उसे अपने ऊपर अपनी कॉन्फिडेंस उसका लूज हो जाता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है, उसको ये लगता है कि मैं किसी, उसमें अयोग्यता का भाव आने लग जाता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, उसमें पेशीय गतिहीनता आने लग जाती है, यानी कि जो मसल्स हैं उनमें भी उसके कोई मूवमेंट नहीं होता है। इस तरह के विचार उसके मन में आने लग जाते हैं। इन सब लक्षणों का स्वरूप मौसमी होता है, कई बार ये कैटाटोनिक भी हो जाता है, कई बार इस तरह का स्वरूप जो होता है विक्षणता लिए हुए होता है, यानी कि सुगत घटनाएं तो व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, लेकिन अधिक विषाद, वो सुबह सुबह अधिक विषाद अनुभव करता है, उसमें पेशियों में अधिक डिस्टरबेंस उसमें पाया जाता है, उसकी जो ही सुबह आँख खुलती है भूख में कमी पाई जाती है,
उसमें अत्यधिक गिल्ट की भावना, ये सब चीजें, उस तरह के लक्षण उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब एक ध्रुवीय विकृति के क्या कारण हो सकते हैं? इसमें हमारे कई तरह के कारक हैं, जैसे जैविक कारक, मनोगत्यात्मक कारक, व्यवहार परक कारक और संज्ञानात्मक कारक। जैविक कारक की बात हम जब करते हैं तो जैविक कारकों में हमारे शारीरिक विकृति, आनुवंशिक कारक, तंत्रिका संरचनात्मक कारक, तंत्रिका रसायन कारक, ये इस तरह के कारक हमारे आते हैं। जैविक विचारधारा को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि विषाद की उत्पत्ति शारीरिक विकृति को उत्पन्न करती है, जो या तो जीन्स से संबंधित हो सकती है या शारीरिक दुष्क्रिया से संबंधित हो सकती है। शुलेयर ने 4 तरह के जैविक आधार बताए थे, जैसे प्रसव के बाद या मासिक स्राव से पूर्व उत्पन्न विषाद, सांस्कृतिक विशेष विषाद, यौन विशेष विषाद, प्रजाति विशेष विषाद, इस तरह का विषाद पाया जाता है। इसके अलावा दूसरे जो कारक हैं, आनुवंशिक कारक, तंत्रिका रसायन कारक तथा तंत्रिका संरचनात्मक कारक, उनमें हमारा आनुवंशिक कारक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे एक ध्रुवीय विकृति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। एक ध्रुवीय विकृति से प्रभावित जो व्यक्ति होता है उसको प्रोबैंड कहा जाता है। वहाँ कुछ अध्ययन किए गए 1993 में, उन्होंने एक फैमिली का जो वंश वृक्ष था उसका अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि जो ट्विंस लोग हैं 43% जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी जो एक जैसे जुड़वा बच्चे हैं, उनमें 43% की विषाद पाया जाता है और 20% जो है फैटर्नल ट्विंस, जो जुड़वा बच्चे हैं जो एक जैसे नहीं है लेकिन जुड़वा हैं, उनमें पाया जाता है। दूसरा था हमारा तंत्रिका रसायन कारक। तंत्रिका रसायन कारकों में हमारे मस्तिष्क में एक तरह के रसायन पाए जाते हैं जिनको कि हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जिनको तंत्रिका प्रेषक रसायन कहा जाता है। वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचनाओं को प्रसारित करने का काम करते हैं। अगर इनमें बहुत सारे हमारे रसायन पाए जाते हैं, इनमें से कुछ रसायन ऐसे हैं जैसे नॉरएपिनेफ्रिन तथा सेरोटोनिन, ये 2 इस तरह के महत्वपूर्ण रसायन हैं जो कि विषाद के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है, जैसे सेरोटोनिन है वो हमें खुशी के लिए होता है, अगर उसमें कमी आएगी तो हम खुश नहीं रहेंगे, दुखी रहेंगे। नॉरएपिनेफ्रिन है, अगर उसमें भी कमी आ जाती है तो हमें विषाद की उत्पत्ति हो जाती है, जिसको कैटेकैलामाइन परिकल्पना कहा जाता है। अगर हमें नॉरएपिनेफ्रिन की जब मात्रा कम मिलती है तो विषाद की मात्रा हमारे अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए हम मोनोएमाइन ऑक्साइड MAO इनहिबिटर्स का उपयोग करते हैं, जिससे कि नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा बढ़ जाती है और हमें विषाद की मात्रा में कमी आ जाती है। इसी प्रकार तीसरे है तंत्रिका संरचनात्मक कारक। लोगों ने कुछ अध्ययन किए गए, सिटी स्कैन किया गया, मैग्नेटिक MRI की गई, जिसको कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है, PET पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की गई। इस तरह बहुत सारे अध्ययन किए गए जिसमें देखा गया कि मस्तिष्क का जो अग्रभाग है, जिसको फ्रंटल लोब या सेरिब्रम कहते हैं, उसमें भी अगर परिवर्तन आ जाता है, उसकी संरचना में कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो विषाद व्यक्ति में हो जाता है या विषाद पाया जाता है। अगर मस्तिष्क में सेकिम तथा ग्रीनबर्ग ने एक अध्ययन किया था जिसमें उन्होंने देखा कि अगर कोई भी चोट के कारण, अगर जो हमारा मस्तिष्क का 2 भाग होते हैं, जैसे दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध,
जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, राइट और लेफ्ट, अगर उनमें क्षति हो जाती है, अगर हम राइट हेमिस्फीयर की बजाय राइट हेमिस्फीयर में अगर कोई क्षति हो जाती है तो विषाद हो जाता है। और अगर लेफ्ट फ्रंटल लोब है, उसमें अगर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है तो भी विषाद उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिनका संचालन हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस में भी, जिसको कि हम ब्रेन ऑफ ब्रेन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी जैसे खाना पीना संवेग, ये सारी चीजें हमारी हाइपोथैलेमस से संचालित होती हैं। तो उसमें भी उन्होंने एक प्रकार का हार्मोन मेलेटोनिन कहते हैं जिसको ड्रैकुला हार्मोन भी कहा जाता है, इसका अगर अधिक स्राव होता है तो विषाद उत्पन्न हो जाता है। इस हार्मोन का स्राव पीनियल ग्रंथि जो होती है उससे होता है, और ये तब होता है जब वातावरण में अंधेरा होता है, सर्दियों के दिनों में दिन छोटे और जब रात बड़ी होती है तो मेलाटोनिन का स्रावन अधिक होता है, व्यक्ति में सक्रियता की कमी हो जाती है और विषाद की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह के जब लक्षण आते हैं उनको सैड कहा जाता है, SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। इसी प्रकार हमारे मनोगत्यात्मक कारक आते हैं। सिगमंड फ्रॉयड तथा कॉल अब्राहम के अनुसार विषाद कब उत्पन्न होता है कि जब हमारे को कोई हानि हो जाती है। विषाद की उत्पत्ति किसी हानि के प्रति एक तरह की प्रतिक्रिया होती है। हानि से तात्पर्य है कि हानि होने के कारण व्यक्ति में जो अचेतन क्रियाएं हैं वो विषाद का कारण बन जाती हैं। हानि जैसे कि व्यक्ति किसी भी चीज की उसको आवश्यकता है कोई, अगर वो उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो उसे हानि हो जाएगी। वो उसको लगेगा कि मुझे चीज नहीं मिली, मेरी हानि हो गई। उसकी कोई प्रिय वस्तु है, कोई प्रिय व्यक्ति है, वो उससे छूट गया है, उसकी क्षति हो गई है। अगर जो कोई प्रिय व्यक्ति है वो उससे दूर चला गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, उसके साथ उसका सेपरेशन हो गया है, तो ये सारी चीजें जो हैं उसको हानि की कैटेगरी में आती हैं और वहां व्यक्ति को विषाद की उत्पत्ति होती है। अचेतन में ही जो है व्यक्ति इन सब चीजों के साथ उसकी जटिल तथा गंभीर किस तरह की होंगी वो उस हानि की ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा कि उसको जो चीज थी जो उससे दूर हुई है, जिसकी उसे हानि हुई है, उसका उसके लिए कितना इम्पोर्टेंस था। से हमारे नकारात्मक मनोदशा बन जाती है, व्यक्ति के लिए वो अवसाद का कारण बन जाती है। फ्रायड के अनुसार जो थी, अगर वास्तविक क्षति भी नहीं हो, केवल काल्पनिक क्षति हो, तो भी व्यक्ति में विषाद की उत्पत्ति हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्यार करे और उसे लगे कि अगर ये मेरे से दूर चला जाए या ये मैं इससे दूर चली जाऊं तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, कैसे रहूंगी, तो जो कल्पना करके भी जो उसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं उससे भी उसको विषाद की उत्पत्ति हो जाती है। इसी तरह जैकबसन ने कहा कि आत्म आदर का भाव भी जो है अवसाद उत्पन्न करने में सहायक होता है। कि मान लीजिए हम कोई एक बच्चा है वो अपनी माँ से अलग हो जाता है और धीरे धीरे उसमें अवसाद प्रक्रियाएं उसमें उत्पन्न होने लग जाती हैं। तीसरा कारक हमारा आता है व्यवहार परक कारक। व्यवहार परक कारक में व्यवहारवादियों ने अवसाद के जो लक्षण है उनकी व्याख्या एक अलग ढंग से की है। उन्होंने लेविंसन बिहेवियरल मॉडल के आधार पर बताने का प्रयास किया कि कोई भी सकारात्मक जो व्यवहार है उसके ऊपर, अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा व्यवहार करता है जिसके ऊपर उसको पुनर्बलन मिलता है, कोई पुरस्कार मिलता है, तो अगर उस पुरस्कार, मान लीजिए बच्चा है उसने पहले कोई अच्छा काम किया और उसको माँ ने 2 टॉफी या चॉकलेट दी और फिर बच्चा इस उम्मीद में दोबारा वही अच्छा काम करता है कि मुझे टॉफी मिलेगी। अगली बार माँ ने हो सकता है 1 टॉफी दे दी, कम मिली उसे, उसको उससे नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा उसने किया और उसको नई चॉकलेट मिली, तो पुनर्बलन की जो मात्रा में धीरे धीरे अगर कमी आने लगती है
तो उससे व्यक्ति की सक्रियता प्रभावित होती है। उसको लगता है माँ पहले तो इतना देती थी, अब मुझे नहीं देती है, तो वो मैं क्यों ऐसा काम करूं। तो वो धीरे धीरे वो सकारात्मक व्यवहार कम करने लग जाता है, सक्रियता कम हो जाती है उसकी, और धीरे धीरे उसमें अवसाद के लक्षण विकसित होने लग जाते हैं। और व्यक्ति दंडात्मक अनुभूति के कारण भी अवसाद उत्पन्न, कई बार अगर हमें कोई व्यवहार करने पे दंड मिल रहा है तो भी हम अवसाद की अनुभूति करने लग जाते हैं। चौथा है हमारा संज्ञानात्मक कारक। संज्ञानात्मक कारकों की व्याख्या दो दृष्टिकोणों से की गई है। एक बेकने का दृष्टिकोण है, दूसरा सेलिगमैन का दृष्टिकोण है। सेलिगमैन के दृष्टिकोण ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेलिगमैन ने कहा कि एक ध्रुवीय विषाद जो है उसका कारण नेगेटिव थिंकिंग है, कि नकारात्मक चिंतन के कारण एक ध्रुवीय विषाद होता है। उन्होंने कहा कि कोई मानसिक संघर्ष या अगर पॉजिटिव बिहेवियर करने पर कोई अगर पुनर्बुलन या पुरस्कार नहीं मिलता है तो उसके कारण अवसाद नहीं होता, बल्कि संज्ञानात्मक कारकों को बेक ने उत्तरदायी माना है। बेक के अनुसार अगर हम हमारा अपसमायोजी मनोवृत्ति है, माल अडेप्टिव हमारा एटीट्यूड है, हमारा संज्ञानात्मक ट्रेड है, हमारी चिंतन जो है वो अगर त्रुटिपूर्ण है, अगर हम स्वतः चिंतन करते रहते हैं, तो ये सारी चीजें, ये सारे कारक जो हैं वो हमारे अवसाद के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि नकारात्मक जो अभिवृत्ति विकसित हो जाती है, अगर हम हमारा माल अडेप्टिव एटीट्यूड है, हमारा अपसमायोजी अभिवृत्ति अगर हमारे वातावरण के प्रति है और उस वातावरण के प्रति अगर हम नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेते हैं तो एक ऐसा स्कीमा हमारे अंदर डेवलप हो जाता है जिसके आधार पर हम अपनी अब अनुभूतियों का मूल्यांकन जो है करते हैं, और ये अनुभूतियां अभिवृत्तियां जो हैं जो कि अप अनुकूलित होती हैं व्यक्ति में विषाद के लिए उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट है इसका उपचार। उपचार के लिए हम कई चिकित्सा विधियां काम में लेते हैं। मनोगति की चिकित्सा विधि, व्यवहार चिकित्सा विधि, संज्ञानात्मक चिकित्सा विधि, शारीरिक चिकित्सा विधि, औषधीय चिकित्सा विधि और विद्युतीय आक्षेप चिकित्सा